दोस्तों आपका स्वागत है पूरा एजुकेटेड द वे टू द सक्सेस में। आज हम देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारी इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का टॉपिक है। ये हमारा नया एडिशन है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये 8th एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है ये। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं आज हम टोटल डिस्कस करेंगे। 12 हमारे इसमें पार्ट हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कमीशन क्या है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और ये हमारा आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये लक्ष्मीकांत क्यों इंपॉर्टेंट है। तो लक्ष्मीकांत हमारा यूपीएससी आईएएस 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले कोई भी एग्जाम जहां पे भी इंडियन पॉलिटी आती है वहां के लिए मोस्ट रिलेवेंट है, क्योंकि इसको आप जानते हैं एम लक्ष्मीकांत को हम बाइबल ऑफ पॉलिटी कहते हैं। तो ये हमारा पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, अगर हम ये चैप्टर की बात करें तो इस बुक में ये पार्ट 7 में दिया हुआ है और यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में डिस्कस किया गया है। यहां पे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये तो हम इलेक्शन कमीशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन यूपीएससी भी है, यहाँ पे स्टेट पीसेस भी हैं, फाइनेंस कमीशन भी है, यहाँ पे आपका जीएसटी कमीशन भी है, यहाँ पे एससी एसटी के लिए जो कमीशन है ये, फिर ओबीसी, यहाँ पे लिंग्विस्टिक बेस पे जो कमीशंस बने हुए हैं, या जो हमारा कैग है सीएजी, और अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं हमको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। और आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे आर्टिकल्स में डिवाइडेड है। तो यहां पर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इसको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज हम इसको पढ़ेंगे। तो इलेक्शन कमीशन आखिर किस एक्ट में आता है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो यहां पर एक्ट नहीं है, यहां पे आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड है। तो यहां पर देखिए आर्टिकल है 324, ये हमारा कहता है कि इलेक्शन कमीशन में कौन कौन सी बॉडीज हैं। ठीक है, तो यहां पे इलेक्शन कमीशन और इन सब के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो हम देखेंगे पार्ट 15 को। किसको देखेंगे? पार्ट 15 को। इसमें हमारा आर्टिकल है 324 से लेके 329 तक। ये आर्टिकल है जो इलेक्शन के बारे में कहते हैं। और इलेक्शन को कंडक्ट कौन करा रहा है? आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन करा रहा है। तो यहां पर जो पहला यहां पे आर्टिकल है इनका 324, ये इलेक्शन कमीशन के बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब चलिए हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं ये एक एक करके आपके पास मैं देता रहूंगा, ये आपको चैनल पे मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हो कि रेगुलरली आपको क्लासेस मिलते रहें तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा हो। यहां पर देखिए हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। यहां पर देखिए इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? तो ये तो एक पहली बात कि ये परमानेंट बॉडी है, ये टेम्परेरी नहीं है, कभी आई और कभी चली गई, इस तरह का नहीं है। ये परमानेंट परमानेंट बॉडी है। और इसका काम क्या है? और देखिए सबसे पहली बात कि ये परमानेंट बॉडी है, दूसरा ये इंडिपेंडेंट है। इसको कोई किसी का भी दबाव नहीं है इसके ऊपर, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और ये फ्री है। तो फ्री होने के कारण, इंडिपेंडेंट होने के कारण ये जो इलेक्शन कराएगी, आप जानते हैं इलेक्शन का टाइम चल रहा है बिहार का, इस समय बिहार में इलेक्शन चल रहा है। और इलेक्शन कमीशन काफी न्यूज में है कि वो हमारे ऑपोजिशन कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन गड़बड़ कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम सही कर रहे हैं, हम लेकिन वीडियोस नहीं शेयर करेंगे जो भी वोटर्स हैं। तो उसमें हमको नहीं पढ़ना है, हम यहाँ पे बेसिक टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक में क्या कह रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है? इसका बेसिक काम है फ्री और फेयर इलेक्शन करना। मतलब कि जैसा कि बिहार में अभी ऑपोजिशन क्वेश्चन उठा रहा है आपके इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है।
यहां पे इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर क्वेश्चन उठ रहा है तो इलेक्शन कमीशन को वीडियोस शेयर करने चाहिए और अपने जो उसकी इंडिपेंडेंस है उसको प्रूफ करना चाहिए। तो यहां पर यह बात हो गई कि जो बिहार में चल रहा है या एक भी क्वेश्चन उठ रहे हैं उसको कौन सॉल्व करे, इलेक्शन कमीशन को इसका आंसर करना चाहिए। ठीक है, मेरे व्यू में। अब यहां पे देखिए आर्टिकल 324 क्या कह रहा है। 324 ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, सुपरिटेंडेंस करेगा, डायरेक्शन करेगा और कंट्रोल करेगा इलेक्शन को। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? सुपरिटेंडेंस मतलब सुपरवाइज करेगा, उसको ध्यान से देखेगा कि इलेक्शन कैसे चल रहा है। डायरेक्शंस देखेगा, आखिर हमने जो डायरेक्शंस दिए, जो लॉज बनाए हैं, उस पे सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको हम कंट्रोल करें। कंट्रोल करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। और ये अब देखिए, ये तीनों आपको याद रखना है सीक्वेंस में। यहां पर सुपरिटेंडेंस पहले आ रहा है, डायरेक्शन बाद में आ रहा है, तीसरा कंट्रोल आ रहा है। ये एग्जाम में एक बार पूछ चुका है, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है यूपीएससी में कब आया था, ये बहुत पहले आया हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा आ सकता है। तो आप देखिए यहां पे सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ये आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस में है इलेक्शन के। अब यहां पे ये किसके किसके इलेक्शन करा रहे हैं, तो सबसे पहले तो भाई ये पार्लियामेंट का करा रहा है, इसका मतलब कि लोकसभा, और क्या होगा यहां पर राज्यसभा भी आ रहा है। ठीक है, इनका ये इलेक्शन कराते हैं। अब यहां पर आ रहे हैं दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर, यहां पे विधान परिषद और विधानसभा, इनके भी वो करा रहे हैं इलेक्शन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा रहा है इलेक्शन कमीशन और वाइस प्रेसिडेंट का भी करा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोजीशंस हैं हमारे स्टेट में, उनका इलेक्शन करा रहा है, वो चाहे सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, ये आप देख पा रहे हैं। और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया और सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कमीशन ही करा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इसको आप काफी ध्यान से सुने। अब यहां पे इलेक्शन जो पंचायत में हो रहा है, अब देखिए हम लोकल बॉडीज में जा रहे हैं, हम विलेज में जा रहे हैं। जो विलेज पंचायत है, गांव में है, गांव में या सिटीज में, म्युनिसिपैलिटीज हैं, टाउनशिप में, यहां पर इसका इलेक्शन कौन करा रहा है? ये भी क्या इलेक्शन कमीशन करा रहा है? करा तो वही रहा है इनडायरेक्टली, लेकिन यहां पर एक बॉडी बनाई जाती है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये अलग से बनाई जा रही है, जो कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज का इलेक्शन कराए। तो यहां पर आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर पूछेगा कि इलेक्शन किसका कराएगा, वो तो कराएगा पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का और प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का। यहां पर यह चीज आपको याद रखनी है। और यहां पर स्टेट कौन करा रहा है? स्टेट इलेक्शन कमीशन ये करा रहा है पंचायत का और म्युनिसिपैलिटीज का। तो इसको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। अब यहां पे बात कर रहे हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन में कौन कौन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन में कौन कौन आते हैं, तो पहले तो देखिए जो सबसे बड़ा होगा उसमें, उसको हम कहेंगे चीफ। तो यहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहली पोस्ट हो गई, जो कि इलेक्शन कमीशन में होगी। दूसरी, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, ये कौन इनको अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट कर रहा है। इनके टाइम को कौन फिक्स करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, टाइम टू टाइम इसको फिक्स कर देगा कि इनके अपॉइंटमेंट कैसे होनी है। और अपॉइंटमेंट जो यहां पे मैं बात कर रहा हूं, अपॉइंट कौन कर रहा है, तो ये पार्लियामेंट कर रहा है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली कौन करेगा? यहां पे आप देखेंगे प्रेसिडेंट कर रहा है। ठीक है, लॉ बनाए जा रहे हैं, प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं, किसके द्वारा? पार्लियामेंट द्वारा। इलेक्ट किया जा रहा है प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन इलेक्ट कर रहा है यहां पे इलेक्शन कमीशन को या चीफ कमिश्नर को, अदर कमिश्नर्स को, तो यहां पे आप प्रेसिडेंट लिखेंगे। क्लियर है? अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्ट कर रहा है, लेकिन जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा? तो यहां पर अपॉइंट करेगा आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उस समय क्या होगा, अदर इलेक्शन कमीशन को जब हम अपॉइंट कर रहे हैं
उस समय वो बिहेव करेगा चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन का। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो क्या बन जाएगा, चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, जब आपका किसको इलेक्ट करना है, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करना है, ठीक है। और टाइम टू टाइम अगर आपको लग रहा है कि नहीं काम बढ़ चुका है, तो यहां पर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जब काम बढ़ जा रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है, जैसे यूपी का है, एमपी का है, राजस्थान का है, यहां पे बहुत बड़े एरिया हैं, तो यहां पर अगर प्रेसिडेंट सोचे कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर के अलावा भी अगर कोई अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो बेशक कर सकता है, प्रेसिडेंट और भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या होगा, कंसल्टेशन लेना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन से, मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर से प्रेसिडेंट को पूछना होगा क्या वहां पर रीजनल कमिश्नर्स की जरूरत है। अगर वो कहते हैं कि हाँ, तो ये अपॉइंट हो जाएंगे। और यहां पर देखिए साथ ही साथ इनकी जो सर्विस होगी, उनके पावर्स क्या होंगे, उनको कितने टाइम वर्क करना है, उनका सैलरी क्या होगा, टेन्योर क्या होगा, ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर्स का कौन डिसाइड कर रहा है, या रीजनल कमिश्नर्स का कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है प्रेसिडेंट। तो यहां पे होलसम पावर इलेक्शन कमीशन के दायरे में आप देखोगे तो प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल माने जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए दूसरी बात यहां पे आ गई कि इलेक्शन कमीशन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये क्या सिंगल बॉडी थी, ये मल्टीपल बॉडी थी, या कैसा था ये, तो इसको हम देखते हैं। देखिए जब इंडिपेंडेंस हुआ, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो उस समय कैसा कंडीशन था, तो उस समय अगर आप इलेक्शन कमीशन की बात करोगे तो इलेक्शन कमीशन में आप देखोगे 1950 से लेके आपका 15 अक्टूबर 1989 का पीरियड था, तब तक इलेक्शन कमीशन जो था वहां पे सिंगल मेंबर बॉडी थी। इसका मतलब कि यहां पर सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। कब तक, तो ये आप देखिए 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक ये सिचुएशन बनी रही, जब हमारा सिंगल मेंबर बॉडी थी ये। लेकिन जैसे ही आपका अगला दिन आया 16 अक्टूबर 1989 का टाइम आया, तो इस समय क्या हुआ, आप देखोगे कि इस समय वोटिंग का जो एज था वो आपका घटा दिया गया। पहले वोटिंग का एज क्या था, कौन वोट दे सकते थे पहले, पहले 1989 में आप देखोगे कि जो वोट था, वोट 21 साल के बच्चे दे सकते थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 में यह देखा गया कि यह एज घटा के 18 कर दी गई है। जैसे ही इसको 18 की गई तो वहां पर वर्किंग बहुत ज्यादा बढ़ गई इलेक्शन कमीशन की, तो यहां पर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और ऐड किए गए। पहले जो सिंगल बॉडी थी, यहां पर मल्टीपल बॉडी हो गई। यह चीज क्लियर हो गई। लेकिन यह ज्यादा दिन ऐसा नहीं चला। जनवरी 1990 में ऐसा हुआ कि पहले वाला जो पोजीशन था सिंगल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो फिर से हो गया, यहां पर फिर से पोजीशन रिवर्ट हो गई। पहले क्या था, याद कर लीजिए 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक सिंगल बॉडी रही। फिर 16 अक्टूबर 1989 में ये फिर 3 बॉडी हो गई, क्योंकि 2 और ऐड हो गए। और फिर एक ही साल के बाद 89 के बाद 90 में आप देखोगे फिर से ये सिंगल बॉडी हो गई। लेकिन फिर आप देख रहे हैं कि अक्टूबर 1993 में 3 साल के बाद आप देखोगे फिर से प्रेसिडेंट ने पुरानी पोजीशन को फिर से रिवर्ट कर दिया, यहां पे फिर से 2 कमिश्नर्स ऐड कर दिए गए। और ये चीज देखोगे कि आज तक, उसके बाद से 1993 के बाद से आज तक जो इलेक्शन कमीशन है, यहां पर 3 मेंबर बॉडी है। इसका मतलब कि ये मल्टीपल मेंबर बॉडी है, ठीक है, मल्टी मेंबर बॉडी ये अभी है आज के टाइम में। अब यहां पे देखो जो यहां पर एक्ट बना है, इनके बिजनेस से रिलेटेड या कंडीशन से रिलेटेड, जो चीफ यहां पर जो हमारा इलेक्शन कमीशन का जो कंडीशन ऑफ सर्विस
ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 जो आया था, इसमें क्या प्रोविजंस रखे गए? तो यहां पर कहा गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो दो अदर कमिश्नर्स हैं वो इक्वल पावर होल्ड करेंगे। पहले क्या होता था कि मेजॉरिटी होती थी, लेकिन वहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर ज्यादा दे दी गई थी। लेकिन यहां पर जो एक्ट बना 1991 में, यहां पर तीनों की पावर सेम कर दी गई, सैलरी सेम कर दी गई, अलाउंसेस और जो भी चीजें थी सारी चीजें इक्वल कर दी गई, जैसा कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का होता है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? तो ये जो हमारा एक्ट आया है, इलेक्शन कमीशन, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991, यहां पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और अदर कमिश्नर्स हैं, उनकी पावर को, सैलरी को, अलाउंसेस को और परक्विजिट्स को बराबर कर दिया गया। ये किसके बराबर किया गया? ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट कर दिया गया। और यहां पर जो ओपिनियन थी, जो ओपिनियन ली जाएगी अब डिसीजन की, ये मेजॉरिटी बेस पे होगी। ये चीज क्लियर हो गई? यहां पर क्योंकि इक्वल हो गए, अब मेजॉरिटी ली जाएगी, तीनों की इक्वल मेजॉरिटी होगी। अब यहां पे देखते हैं इनका टर्म क्या है। तो टर्म आप देखोगे, ये इनका टर्म 6 साल का होता है। ये आप याद रखिएगा, ये 6 इयर्स का होता है। ये आप कंफ्यूज मत होना। ज्यादातर आप देखोगे कि 5 साल का होता है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर का जो टाइम पीरियड है वो 6 साल का होता है, या वो 65 इयर्स का अगर हो गया है तब भी वो रिटायर हो जाएगा। जो भी पहले आ जाए, अगर वो 6 साल कंप्लीट कर लिया तो रिटायर हो जाएगा, या वो 65 इयर्स कंप्लीट कर रहा है तब भी वो रिटायर हो जाएगा। और अगर वो रिजाइन करना चाह रहा है, अगर वो चाह रहा है कि मैं सर्व ना करूं, तो वो रिजाइन किसको करके देगा? लेटर किसको देगा लिख के? वो प्रेसिडेंट को देगा, क्योंकि सारी पावर आप देख रहे हो कि प्रेसिडेंट के पास ही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की या अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की। अब अगर हम देखें कि इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन कैसे है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट कैसे है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था आर्टिकल 324 में ये मेंशन किया गया है कि इलेक्शन कमीशन की सेफ्टी और इंडिपेंडेंस, हमारी इसकी जो इम्पार्शियल फंक्शनिंग है, ये हमारा डिसाइड करता है आर्टिकल 324। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जो उसकी फंक्शनिंग है ये सेफगार्ड की गई है, ये इंश्योर किया गया है कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क करे और उसकी फंक्शन को कोई भी हर्ट ना करे इलेक्शन कमीशन की। तो ये कैसे होगा? ये किया गया उसके टेन्योर को सिक्योरिटी देके कि कोई भी इलेक्शन कमिश्नर को हटा नहीं सकता उसकी पोजीशन से, अनटिल एंड अनलेस ये हो कि वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर उनके द्वारा हुआ है या उनकी इनकैपेसिटी हो। ठीक है, वो काम ही नहीं कर सकते या उनका प्रूव्ड मिसबिहेवियर हुआ हो। अगर ये ग्राउंड, अगर ये दोनों पॉइंट्स हों उनके काम में, तब हम उनको रिमूव कर सकते हैं। वो भी किस तरीके से? अगर उनके ग्राउंड्स हमारे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जैसे हटाए जाते हैं, जहां पर यह देखा जाता है कि पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा हटाया जा रहा है जज को। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में सुने होंगे कि जो जज है वो कैसे रिमूव किया जाता है? स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट एंड वोटिंग है, उनका कितना वोट होना चाहिए? 2/3 मेजॉरिटी एक तो होनी चाहिए, और उनका प्रेजेंट एंड वोट हो, वो प्रेजेंट हो, 2/3 मेंबर्स आपके अगर पार्लियामेंट में प्रेजेंट है और वो वोट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट? जज के अगेंस्ट, तो वो रिमूव किए जा सकते हैं। जब इंपीचमेंट अगर किसी जज के अगेंस्ट पास हो रहा है तो यहां पर देखिए ऐसे ही इलेक्शन कमीशन के भी द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाता है। मतलब 50% वोट तो हो ही, 50% +1 वोट हो तब, और वो भी 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोट का पोजीशन होना चाहिए। ठीक है,
इस केस में क्या होगा कि प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा रहा है तो उसके बाद उन्होंने जो भी काम किए हैं उसको डिसएडवांटेज दिखा के उसको ऐसा नहीं है कि आप हटा सकते हो। ठीक है, ये चीजें हैं कि हम किसी भी तरीके से उनके काम को डिस्प्रूव नहीं कर सकते हैं। और यहां पर हम देखेंगे कि वहां पर इनकी जो कंडीशंस है अपॉइंटमेंट की वो सही से हुई हो। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें आपको क्लियर हो गई। और यहां पर क्या है कि आप देख रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम ये तीनों कंडीशन 1, 2 और 3 यहां पर तीनों पॉइंट्स देखे जाएंगे। लेकिन अगर अदर इलेक्शन कमिश्नर है या रीजनल इलेक्शन कमिश्नर है, इनको हटाने के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन लेना होगा कि हम इनको हटा रहे हैं, तो आराम से इनको हटाया जा सकता है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जो टेन्योर की सिक्योरिटी है ये सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए है, ना कि अदर इलेक्शन कमिश्नर्स और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर के लिए ये है। ठीक है, तो यहां पे जो प्रोटेक्शन दिया गया है टेन्योर का ये सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिया गया है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। लेकिन यहां पे देखिए कुछ फ्लॉज भी हमको यहां पे देखने को मिलते हैं जो ये अपॉइंटमेंट होता है। इसमें क्या चीज है कि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या कोई भी जो मेंबर है इलेक्शन कमीशन का उसका क्वालिफिकेशन नहीं मेंशन है, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या जुडिशियल हो। इसमें हम कोई भी मेंबर जो होगा उसका क्वालिफिकेशन नहीं मेंशन है। और यहां पर क्या है, यहां पर कोई भी टर्म ऑफ मेंबर्स मेंशन नहीं है कि कितने भी मेंबर रहेंगे वहां पर, ये मेंशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन का ये चीज मेंशन ही नहीं है कि कितने मेंबर वहां पे रहने चाहिए। और यहां पर क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबार्ड द रिटर्निंग इलेक्शन कमीशन फ्रॉम फर्दर अपॉइंटमेंट्स। अब जो यहां पे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या रिटर्निंग इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो गवर्नमेंट द्वारा बार बार अपॉइंट किए जा सकते हैं, इनका री अपॉइंटमेंट बार्ड नहीं किया गया है। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो आपने अभी देखा इंडिपेंडेंस को प्रूफ करता है कि कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की सिक्योरिटी यहां पर इंडिपेंडेंट है और वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। ये सारी चीजें आर्टिकल 324 के द्वारा ये यहां पर प्रूव्ड है। यहां पर देखिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। अभी जो हमने इंडिपेंडेंस को देखा है वो आखिर किस केस के द्वारा हुआ है, ये आखिर कैसे आया। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट केस है अनूप बर्नवाल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। किस डायरेक्शन में है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट हो और न्यूट्रल हो, उसकी जो फंक्शनिंग हो वो न्यूट्रल हो, वो किसी भी पार्टी के फेवर में ना वर्क करे और वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। तो इसके लिए यहां पर क्या किया गया, जो अपॉइंटमेंट किए गए चीफ इलेक्शन कमीशन का या अदर इलेक्शन कमीशंस का, यहां पर क्या किया गया है, यहां पर जो 3 मेंबर कमिटी बनाई जाएगी। इस केस ने कहा अनूप बर्नवाल केस, इसमें कहा गया कि जो 3 मेंबर होंगे उसमें से एक मेंबर कौन होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए और तीसरा होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, ये हमारे यहां पर अपॉइंट की जानी चाहिए। ये कमिटी के बारे में यहां पे कहा गया है इस केस में। और यहां पर क्या होगा कि डिजायरेबल ग्राउंड होना चाहिए रिमूवल के लिए, जो भी हमारे अदर इलेक्शन कमीशंस के लिए हो रहा है। ठीक है, और ये सारे जो ग्राउंड्स हैं
ये कैसे होंगे? जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम देखते हैं वही सारे ग्राउंड्स अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए भी डिजायरेबल होगा। अभी तक क्या देखा आपने पहले? अभी जो वहां पर आप देख रहे थे अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रिकमेंडेशन से चले जा रहे थे चीफ इलेक्शन कमीशन के, ठीक है, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स चीफ इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन से चले जा रहे थे। लेकिन इस केस ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अदर इलेक्शन कमीशन के भी उसी तरीके से रिमूव करना चाहिए जैसे कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ग्राउंड्स के द्वारा हम रिमूव करते हैं। जैसे कि हमने आपको तीनों ग्राउंड बता दिए हैं, ठीक है, जैसे कि आपने वहां पे देखा प्रूव्ड मिसबिहेवियर, वो सारी चीजें अभी आपने पढ़ी ना पिछले स्लाइड में, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। और यहां पर देखिए अगर इनको रिमूव किया जा रहा है, अपॉइंटमेंट अगर डिसकंटिन्यू हो रही है अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की, तो क्या किया जाएगा? उस केस में उनकी जो कंडीशंस हैं, कंडीशन ऑफ सर्विस है, वो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी, ठीक है। शैल नॉट बी वेरीड टू देयर डिसएडवांटेज। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अपॉइंटमेंट में, अगर कोई कह रहा है कि ये गलत अपॉइंटमेंट हुआ है या कुछ इस तरह की कंडीशंस आ रही है, तो उस केस में इनके जो अलाउंसेस हैं या जो भी ये सर्विस कर रहे हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये चीजें आपने यहां पर समझी, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई? थोड़ा सा बैटरी डाउन हो रहा है, मैं थोड़ा सा चार्जिंग में लगा दूं, फिर हम इसको देख रहे हैं। देखिए, हाँ, अब हम वर्क करते हैं। देखिए यहां पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहां पे एक डायरेक्शन दिया कि जो पार्लियामेंट है उसको वर्क किस तरीके से करना है, आर्टिकल 324 के हिसाब से काम करना है। और यहां पे सर्विसेज इनकी डिसकंटिन्यू नहीं होगी, डिसएडवांटेज में नहीं आएगी अगर अपॉइंटमेंट किसी भी तरीके से डिसप्रूव किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई है? अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि फंक्शंस और पावर्स क्या होंगे इलेक्शन कमीशन के, हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए पावर एंड फंक्शंस में क्या है, यहां पर इलेक्शन कमीशंस जो इलेक्शन होगा उसका फंक्शन देखेगा, प्रॉपर फंक्शनिंग देखेगा। किसका? आपने देखा पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का। और ये जो फंक्शन कराएगा, इलेक्शंस कराएगा, ये किस कैटेगरी में होगा? ये तीन कैटेगरी की पावर इलेक्शन कमीशन को मिलता है। तो यहां पे एक देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, एडवाइजरी होता है और क्वाज़ी जुडिशियल होता है। ये क्या है? क्वाज़ी जुडिशियल मतलब कि 100% जुडिशियल नहीं है, थोड़ा बहुत आपका एग्जीक्यूटिव भी है। यहां पर देखिए सबसे पहले क्या पावर है कि ये डिटरमाइन करेगा कि टेरिटोरियल एरिया कितना होगा इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी का। कंट्री को डिवाइड कर दिया जाएगा अलग अलग टेरिटरीज में। और यहां पे कौन सा एक्ट काम करेगा? डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट काम करेगा पार्लियामेंट का। यहां पे डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। एक पूरे कंट्री को, इंडिया को अलग अलग टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया जाएगा और वहां पे पूल बोथ होंगे और वहां पे इलेक्शंस होगा। अब यहां पे क्या है, जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, जो इलेक्शन के लिए जो लिस्ट बनाई जाएगी उसमें सारे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, वोटर्स हैं, उनको रजिस्टर किया जाएगा और उस रोल को टाइम टू टाइम हम क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन रिवाइज करता जाएगा। और यहां पे डेट को इलेक्शन कमीशन कब इलेक्शन होना है और कैसे कैसे वो होगा, ये सारी चीजें वो शेड्यूल करेगा, डेट देगा और टाइम टू टाइम स्क्रूटनाइज करेगा कि सारे जो मेंबर हैं इनके नॉमिनेशन सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये ग्रांट भी करेगा, रिकॉग्निशन देगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नेशनल है कि स्टेट है। ये सारी चीजें क्या करेगा, एक इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पार्टी है कि नेशनल पार्टी है, ठीक है। और उसके सिंबल्स को भी रिकॉग्नाइज करेगा, सिंबल भी उनको देगा। जैसे कि आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी का क्या सिंबल है? हाथी है। कांग्रेस का हाथ है। सपा का आप जानते हैं कमल है। तो इस तरीके से जो ये सिंबल्स हैं, इलेक्शन सिंबल्स मिलते हैं
हर एक नेशनल पार्टी को, स्टेट पार्टीज को, ठीक है। और यहां पे क्या है, ये एक्ट करेगा कोर्ट की तरह। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो रहा है पार्टीज के बीच में, या अलॉटमेंट जो हम इलेक्शन सिंबल्स कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो सिंबल्स दे रहा है, इसमें कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई भी पार्टी, मान लीजिए दो पार्टी हैं, कह रही है हमको भी हाथी चाहिए, और दूसरा भी कह रहा है हमको हाथी चाहिए, वहां पे कौन डिसाइड करेगा कि ये वो बीएसपी का है? ये आपका इलेक्शन कमीशन बताएगा, ठीक है। अब यहां पर दूसरा क्या है कि ऑफिसर्स जो काम करेंगे इलेक्शन में, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? यही करेंगे। और कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है उसको रिजॉल्व करेगा, ठीक है। और कोड ऑफ कंडक्ट बताएगा कैसे इलेक्शन होना है, कैसे इलेक्शन के दौरान पार्टीज रहेंगी, कैसे कैंडिडेट्स वर्क करेंगे, कितने टाइम उनको अपना प्रचार करना है, और कितने टाइम वो पब्लिकली ऐड करेंगे, रेडियो पे ऐड करेंगे, टीवी पे उनका एड्स चलेगा, ये सारी चीजें वो डिसाइड करेगा। और प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा। अगर मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना है, तो वहां पे प्रेसिडेंट से डिस्कस होगा, इलेक्शन कमीशन डिस्कस करेगा कि ये मेंबर जो है डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही गवर्नर से डिस्कस किया जाएगा। जब स्टेट लेजिस्लेचर के कोई मेंबर है, एमएलए है, अगर उसको हटाना है तो वहां पे गवर्नर से डिस्कशन होगा। और अगर मान लीजिए कोई बूथ है, उसको कैंसिल करना है, वहां पे बूथ कैप्चरिंग हो रही है या कोई इलीगल एक्ट हो रहा है, तो ये भी इलेक्शन कमीशन करता है। और प्रेसिडेंट और गवर्नर को यहां पर उनके रिक्वेस्ट पे क्या करेगा? स्टाफ्स का सिलेक्शन होगा और सुपरवाइज करेगा। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा इलेक्शन को कि कैसे वो अच्छे से हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और यहां पर प्रेसिडेंट को भी एडवाइस करेगा। किस केस में? अगर मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट रूल चल रहा है किसी स्टेट में, तो वहां पे इमरजेंसी के केस में कैसे वो इलेक्शन होना है, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। और फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करेगा इलेक्शन के दौरान कि उनको एक नेशनल स्टेटस दिया जाए, जैसा भी हमने कहा, या स्टेट पार्टी का स्टेटस दिया जाए। उनके जो भी परफॉर्मेंस है, पहले जो परफॉर्मेंस उनका हुआ है, उस बेस पे कोई भी पार्टी नेशनल या स्टेट पार्टी डिक्लेयर होती है। ये सारी चीजें आगे चल के हम और आपको अच्छे से बताएंगे जब हम आगे पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में और पार्लियामेंट के बारे में, वहां पे ये सारी चीजें और अच्छे से डिस्कस होंगी। अब हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर, कैसे इलेक्शन कमीशन वर्क करता है। तो सबसे ऊपर है इलेक्शन कमीशन, उसके नीचे हो गया डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन में आप जानते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनके नीचे आएंगे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स। और इनको ये क्या करेंगे? ड्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स इनको असिस्ट करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को। और इनके नीचे होंगे सेक्रेटरीज, जो कि ड्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स को असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, या ज्वाइंट सेक्रेटरीज, ये इस डिपार्टमेंट के, कमीशन के, या डिप्टी सेक्रेटरीज, या अंडर सेक्रेटरीज। ये सारे एक दूसरे को हेल्प करेंगे और इलेक्शन अच्छे से कंडक्ट किया जाएगा नेशनल लेवल पर। अगर हम यही चीज स्टेट लेवल पे देखें, स्टेट लेवल पे आप क्या देखोगे? देखिए डायग्राम में, यहां पर क्या होगा? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर चुना जाएगा। कौन चुनेगा? इलेक्शन कमीशन चुनेगा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। वो सारे फंक्शंस को देखेगा और यहां पर इनको अपॉइंट करने के लिए इलेक्शन कमीशन स्टेट से कंसल्ट करके ही इनको अपॉइंट कर सकता है। अब अगर हम स्टेट के नीचे भी देखना चाहें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या हो रहा है? यहां पे कलेक्टर होगा, कलेक्टर चुना जाएगा, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। इलेक्शन के समय ये रहेगा हेड पर। इनसे नीचे आएंगे रिटर्निंग ऑफिसर्स, जो कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होगा हेड डिस्ट्रिक्ट में, उसके नीचे होगा रिटर्निंग ऑफिसर, उसके नीचे होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर।
ये हर एक बूथ को प्रिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 स्टेजेस में वर्क करेगा। अब यहां पे हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन का विजन क्या है। विजन क्या है भाई, वो क्या सोचते हैं? तो सबसे पहला क्या है कि ये इंस्टीट्यूशन एक्सीलेंस की तरफ बढ़ता है, कि जो भी स्टेट है वो क्या करे, वो एक्टिव रहे, उसके मेंबर्स एक्टिव रहे, उनका पार्टिसिपेशन रहे प्रॉपर, और उनका स्ट्रेंथ जो हो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पे ज्यादा हो। और यहां पर हम देखेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में, और इसीलिए आप देखोगे एड्स चलते हैं, ये सारी चीजों का हम ध्यान देते हैं। विजन क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, और यहाँ पे उनके दिमाग में और उनकी जो स्ट्रेंथ है ये पूरी डेमोक्रेसी पे वर्क करे, प्रॉपर हमारा काम हो डेमोक्रेसी के लिए। इलेक्शन कमीशन का मिशन क्या है? मिशन देखिए, मेंटेन करना इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, सबको एक साथ लेते हुए, और ऑटोनॉमी। यहां पे सारी चीजें क्या होगी, इंडिपेंडेंस होगी, और सारी चीजों को हम एक साथ लेके चलेंगे, और टाइम टू टाइम हम अपने अंदर अपग्रेडेशन लाते रहेंगे। और यहां पे हम देखेंगे कि इंक्लूसिव हमारा पार्टिसिपेशन रहे, एक्सेस रहे, एक्सेसिबिलिटी रहे सबकी, और एथनिक पार्टिसिपेशन हो, एक पॉजिटिव पार्टिसिपेशन हो सारे स्टेक होल्डर्स में, वो अच्छे से हाई स्टैंडर्ड को फॉलो करें, और यहाँ पे फ्री फेयर इलेक्शन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सके। ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी और गवर्नेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। यहां पे देखिए इलेक्शन कमीशन जो वर्क कर रहा है गुड गवर्नेंस के लिए कर रहा है। इलेक्शन क्या है भाई, इलेक्शन करेगा, अच्छा आदमी चुना जाएगा और गुड गवर्नेंस होगा। और यहाँ पे वैल्यूज को अपग्रेड करना है, ये इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है। इक्वालिटी, इक्विटी, इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीजें फॉलो की जाएंगी। हाई स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे जब भी इलेक्शन हो, यहाँ पे फेयरनेस हो, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो, यहाँ पे कोई भी घोटाला ना हो, और यहाँ पे देखा जाएगा कि पार्टिसिपेशन जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट्स ही करें, ऐसा ना हो कि बोगस वोटिंग होना शुरू हो जाए। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, इलेक्शन अभी होने वाला है, उसमें ये चीजें आप देख पा रहे हैं। और यहां पर हम देखें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इंगेज हो रही हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इंगेज करें, और लोग यहां पर इलेक्शन पे फेथ रखें, उनका इंटरेस्ट हो जो भी हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें। और जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो उसका अवेयरनेस फैलाए और इसका अच्छे से गवर्नेंस करे। ठीक है, कि जो भी वोटर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर आप देखें कि लोगों का पार्टिसिपेशन है, कि वो आके वोट करें, अच्छे से काम हो। और यहां पर आप देखें कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो लोग हैं, वो अच्छे से डेवलप करें। क्या चीज डेवलप करेंगे? इफेक्टिवनेस, कि अच्छे से काम हो, प्रोफेशनल डिलीवरी हो इलेक्टोरल प्रोसेस में, जो सर्विसेज हो रही हैं, कि अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा है बिना किसी बेईमानी के। और यहां पर क्वालिटी मेंटेन की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि अच्छे से इलेक्टोरल प्रोसेस हो पाए, अच्छी बिल्डिंग हो, ऐसा ना हो कि बहुत ही खराब बिल्डिंग में इलेक्शन कराया जा रहा है, जहां पे ना पंखा लगा है ना कुछ लगा है, इस तरीके से ना हो। और ईवीएम जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिना दिक्कत के पार्टिसिपेट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो जाए इलेक्टोरल प्रोसेस में। और यहां पर हम देखें कि इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हम फॉलो करें, जैसे ईवीएम का है, यहां पर हम एक स्लिप भी अब ले आए हैं। तो ये सारी चीजें, जितने भी टेक्नोलॉजी है, वो ज्यादा से ज्यादा आए, और यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मेंटेन रखा जाए, और कॉन्फिडेंस रहे लोगों के बीच में, ट्रस्ट रहे इलेक्शन कमीशन को लेके, कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है कंट्री का, वो अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी पसंद आया हो, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और तुरंत ही लाइक का बटन दबा दीजिए। और कोई अगर फीडबैक करना हो
कोई भी फीड देना हो मुझको तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि कोई भी चेंजेस आप लाना चाहते हैं, और तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस अब जल्दी से जल्दी आपके पास आने वाले हैं, तो उसके नोटिफिकेशन आए इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबा दीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसे वीडियो जब भी आ रहे हैं तो आपको पता लग जाए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज पूरा एजुकेटर को मत भूलिएगा, पूरा एजुकेटर को तुरंत सब्सक्राइब करिए और शेयर करना शुरू करिए कि हम फिर से अब नई क्लास के लिए बढ़ चुके हैं।